हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टे विद कॉन्सेप्ट चैनल के इस आंसर राइटिंग बैच में स्वागत है। और इसमें बहुत सारे लोगों ने अच्छे आंसर लिखे हैं, उनकी कॉपी देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों की कॉपी इतनी अच्छी है कि उसमें कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं, बट फिर भी देखते हैं कि किस तरीके से लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है और क्या क्या चीजें हमें आंसर राइटिंग में बेसिक ध्यान रखना चाहिए। तो आपकी कॉपी को हम इस तरीके से चेक करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा पता लग जाए। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आपको GS2 के अंतर्गत, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये बेसिकली GS2 का क्वेश्चन है, सोशल से संबंधित, सोशल जस्टिस से संबंधित क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये सोशल जस्टिस का आपका जो टॉपिक है, सोशल जस्टिस है ना, उसका एक टॉपिक है हेल्थ। हेल्थ सेक्टर से संबंधित एक क्वेश्चन है। हालांकि हेल्थ सेक्टर कई बार आपको सोशल इशू में भी आता है, लेकिन टॉपिक बेसिकली सोशल इशू, सोशल जस्टिस का है। क्वेश्चन था, भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की कई समस्याएं हैं। ये बात सही है। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की कई समस्याओं का सामना कर रहा है। इस कथन के प्रकाश में भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की सामने जो हेल्थ सेक्टर है, उसमें भारत के साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो आपसे डायरेक्टली इसमें पूछी गई है। और देखा होगा कि क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे सिंपली कई क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं, बट उनको प्रेजेंट करना उतना ही टिपिकल होता है। तो इस क्वेश्चन को अगर देखें, तो जिस शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी देश के मानव पूंजी निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये स्टार्टिंग भी ठीक है, इसको भी ठीक है ना। परंतु आप एक डेटा से भी इसकी स्टार्ट कर सकते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य स्थिति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक लगभग 66 है ना। तो लगभग लगभग 66 है, और कम से कम 150 से अधिक देशों में भारत की रैंक मतलब 66 है। तो आप चाहो तो इससे भी स्टार्ट इसकी कर सकते हो कि भाई भारत की स्थिति अभी भी हम टॉप 10 कंट्री में नहीं है, टॉप 50 कंट्री में नहीं है। तो ये हमारे स्वास्थ्य की खराब स्थिति को दिखाता है। तो आप कोई फैक्ट से भी इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। बाकी आपने सिंपल किया, ये भी ठीक है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल किसी भी देश के विकास का आधार होता है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अब जो इसमें एक स्टार्टिंग और तरीके से हम सकते हैं, इसमें भारतीय जनसंख्या के लाभांश के बारे में बता सकते थे। ठीक है ना, जो हमारा 62% लगभग वो। ठीक है, तो इससे भी आप इसकी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगला आगे देखते हैं। अब चुनौती आप बता रहे हो, तो बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ठीक है, ये पॉइंट ठीक है। लेकिन ना एक चीज ध्यान रखना इसमें ना, थोड़ा सा, जैसे इंफ्रा कमी है तो थोड़ा सा लिख दो इंफ्रा, मतलब बेसिक थोड़ा थोड़ा संचित करके कि भाई इंफ्रा में जरूरत जो मशीन है, उपकरण है, वो नहीं है। एक एग्जांपल डाल दिया, है ना। तो वो और ठीक रहती है, नहीं तो आपको बहुत लंबा खिंच जाता है। बाकी ठीक है, सारे पॉइंट आपने ठीक लिखे। ठीक है ना, गुड। हम्म। उसके बाद मानव पूंजी की कमी। तो मानव पूंजी में आपको थोड़ा फैक्चुअल डेटा देना पड़ेगा, फैक्चुअल डेटा। और फैक्चुअल डेटा में जैसे WHO का जो जरूरी है मानक, WHO का मानक है आपका कि 1,000 की जनसंख्या पर आपकी 3 नर्स होनी चाहिए। लेकिन भारत में 1,000 की जनसंख्या पर भारत में एक नर्स के लगभग है। इतनी कमी। इसी प्रकार डॉक्टर, 1,000 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन भारत में लगभग 1500 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर है। तो ये आदर्श स्थिति है। ठीक है, तो ये आपको दिखाना चाहिए, ये भारत की स्थिति है। ठीक है, तो ये कमी हमारे पास, जो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है, डॉक्टर्स है, सर्जन है, उनकी कमी है, और इसका डेटा आपको देना है बस थोड़ा सा। ठीक है, बाकी आपने ठीक लिखा है। अनुसंधान कमी, ये भी ठीक लिखा है। ठीक है, फंड की कमी है, ये भी ठीक लिखा है। ठीक है, अन्य समस्या है। देखो, आपने यहाँ तक बिल्कुल सब चीजें ठीक लिखा है। ठीक है, और कोरोना में इन सभी को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ एक चीज और थोड़ा सा और कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको खैर सतत विकास लक्ष्य से आपको जोड़ना ही है।
सतत विकास लक्ष्य 3। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर सरकारी प्रयास, सरकार ने क्या क्या काम किया उसको बताओ। बाकी आपके ये पॉइंट, ये अच्छे पॉइंट है। ठीक है, ये अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छा, विषय वस्तु अच्छी है आपकी। ठीक है, और प्रस्तुतिकरण भी अच्छा है। ठीक है ना, और यदि ऐसा क्वेश्चन लिखोगे तो आराम से आपको नंबर मिल जाएंगे ना। ठीक है, इसमें आपको 5, 4 से 5 के बीच में नंबर आराम से मिल जाएंगे। अगला है भारत में, ये भी सोशल जस्टिस से संबंधित है। ठीक है, भारत में किन तरीकों से लिंग आधारित हिंसा के मुद्दों का समाधान होने के साथ महिला सुरक्षा को बढ़ावा मिल सकता है। तो लिंग आधारित यानी कि जो हमारी जेंडर बेस्ड डोमेस्टिक वायलेंसेज हो रही है, जेंडर बेस्ड वायलेंस, उनको बारे में हमने पूछा। तो स्टार्टिंग ये भी अच्छी है कि भारतीय संविधान में किसी प्रकार का भेदभाव, ये ठीक है, देखो ये बिल्कुल है। स्टार्टिंग को, इसको भी स्टार्टिंग अच्छी बोल सकते हैं। चाहो तो इसको आप ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हो, चाहो तो एनसीआरबी की रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना, स्टार्ट आपके पास बहुत है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के आधार पर जो भारत की स्थिति है वो 135वीं, और शायद अभी 127 के समथिंग है आउट ऑफ 146 कंट्रीज। तो बहुत खराब स्थिति है। इसी प्रकार अगर मैं एक और बताता, मैं एनसीआरबी ने बोला है कि 2021 से 22 के बीच में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा लगभग 16% बढ़ी है। उसको भी आप बता सकते हो। एनसीआरबी का एक डेटा भी है, एनसीआरबी आप जानते हो, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो है भारत की, उसका डेटा है। तो आप ये भी लिख सकते हो, स्टार्टिंग अच्छा है। और आप इसकी स्टार्टिंग एनसीआरबी या ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 22 से भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी स्टार्टिंग ये भी ठीक है। ठीक है, उससे हम भारत की स्थिति बता सकते हैं, भाई भारत में स्थिति बहुत खराब। बाकी ये भी स्टार्टिंग है, भारत संविधान ये कहता है लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है। ठीक है, और समाधान, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अहद इनसे समाधान पूछा है आपसे। तो समाधान महिला शिक्षा एक समाधान हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कानून को सख्ती से पालन करना ये भी ठीक है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन ये भी ठीक है। महिला रोल मॉडल ये भी ठीक है। ठीक है, अब देखो ये भी, अब इसके अलावा देखो कार्यस्थल पर सुरक्षा। हम्म, एक तो ये हो गया, इसको भी लिख लो। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक चीज है, आपने लिखा इनका एक काम हो सकता है, न्यायपालिका में महिला भागीदारी बढ़ाओ। क्योंकि अभी कुछ ऐसे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्टों के आए, इंदौर हाई कोर्ट, मतलब एमपी का हाई कोर्ट ने बहुत ही आ, खराब डिसीजन दिया, मैं कह सकता हूँ उसको इनसेंसिटिव डिसीजन था एक तरह से महिलाओं को लेकर के। ठीक है ना, और उसके बारे में आपने देखा होगा। हालांकि न्यायपालिका का डिसीजन बहुत रीजनेबल होता है, लेकिन वो थोड़ा सा महिलाओं को लेकर के थोड़ा सा स्पष्ट, कि जैसे उसमें ये कहा गया था कि एक महिला के साथ किसी ने छेड़खानी की, या किसी ने मतलब बहुत गलत तरह की हरकत की, और इसके बदले में कोर्ट ने उससे बोला कि इसको राखी बांध दो, आपका आरोप मुक्त हो जाएगा। तो मतलब उसको इस तरीके से, आप अगर कोई पहले आपके साथ मतलब किसी महिला के साथ गलत काम कर ले और उससे बचने के लिए राखी बांध दे बस, तो इस तरीके के जो डिसीजन है उस बात को प्रूव करते हैं कि जेंडर सेंसिटाइजेशन है वो जुडिशरी में नहीं है। तो वो भी आप लिख सकते हो, वो भी एक पॉइंट आपका हो सकता है। बाकी आपकी काफी चीजें हैं। अब देखो सामाजिक ढांचे में परिवर्तन लेके तो सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको। जब भी सामाजिक ढांचे, तो लिखो आपको कि जो घरेलू कार्य है का विभाजन है, वो विभाजन को पुनः परिभाषित करो भाई। किसने कहा कि घर का काम महिलाएं ही करेंगी? घर का काम पुरुष भी कर सकते हैं, क्योंकि महिलाएं भी तो अब कमाने लगी। नॉर्मली घरेलू काम क्यों आए थे कि भाई
पुरुष बाहर कमाने जाते हैं इसलिए महिलाएं घरेलू काम करें, लेकिन जब महिलाएं भी घर से बाहर कमाने जाती है तो घरेलू काम करने की जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। तो अगर आप महिलाओं को सुरक्षित करना चाहते हो तो सबसे पहले आर्थिक सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, राजनीतिक सशक्तिकरण जरूरी है, सामाजिक ढांचे में चेंजेस करना जरूरी है, लोगों के माध्यम। तो आपने जो सारे पॉइंट लिखे दैट वाज वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, कुछ आपकी केस स्टडी अच्छी है। ठीक है, अनुपाय ठीक है। तो लिंग आधारित, तो एक काम जरूर किया करो, यदि आप कोई भी लिख लो और उसमें अगर सतत विकास लक्ष्य है तो उसमें आप एसडीजी 5 को जोड़ सकते हो। ठीक है ना, तो थोड़ा कनेक्ट करके अच्छा लिख सकते हो, है ना। तो अच्छा है, इसमें भी विषय वस्तु भी बढ़िया। ठीक है ना, प्रस्तुतिकरण बेसिकली आपका ठीक ही रहता है, अच्छा है। लिखो कंटिन्यू, तभी थोड़ी सी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है ना। इसके बाद अगला, अगला है अशोक एक कुशल शासक होने के साथ साथ उदार व्यक्ति भी था। परीक्षण कीजिए, रिव्यू करना है इसका। तो अशोक के बारे में बेसिकली एथिक्स का सवाल है, और एथिक्स के अंतर्गत अशोक हमारे एक तरह से जो फिलोसफर है उसमें एक आता है। क्योंकि अशोक क्यों आता है, क्योंकि अशोक का धम्म है वो, उस अशोक को फिलोसफर के रूप में लेके आ जाता है इसकी वजह से। तो अशोक ईसा के ऋषि, मतलब अशोक के बारे में आप बता रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है ना, ये भी अच्छा है कि गणतंत्र शासन प्रणाली बजाय सुशासन, ठीक है, पॉइंट अच्छा है, ठीक है। हम्म, इसको थोड़ा कोशिश करो थोड़ा संक्षिप्त हो जाए तो बाकी ठीक है। ठीक है, अशोक एक कुशल शासक, क्वेश्चन के दो पार्ट है ना, अशोक कुशल शासक दिखाना है, तो कुशल शासक दिखाना है और उदार व्यक्ति। कुशल शासक, तो कुशल शासक के रूप में महत्वाकांक्षी योद्धा, कलिंग युद्ध जीता, ठीक है, सामाजिक निर्माण, ठीक है, ये कुशल शासक की चीजों आप दिखा रहे हो। ठीक है, ये भी ठीक है। हम्म, ठीक है। कुशल शासक का मतलब उसने प्रशासनिक ढांचे में और राज्य के लिए क्या काम किया, वो आप इसमें बता सकते हो भाई, कुशल शासक। ठीक है ना। इसमें एक चीज और आप जो लिखना चाहते हो वो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन देखो अब धम्म की जो नीति है उसको एक कुशल शासक के रूप में भी दिखा सकते हो, उदार व्यक्ति के रूप में दिखा सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि उसने धम्म की नीति अपनाई। अर्थात इसको एक चीज धम्म की नीति अपनाई, अर्थात नैतिकता के आधार पर शासन संचालित किया। शासन चलाया। तो इससे श्रेष्ठ शासक कौन हो सकता है जो बिना युद्ध किए, तो आपको पता है कलिंग युद्ध करने के बाद अशोक ने सारे युद्ध त्याग, धम्म की नीति अपनाई और शासन को अहिंसा के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से चलाया। ऐसा कोई शासक, वही शासक यूनिक हो सकता है जो अहिंसा के माध्यम, हिंसा के माध्यम से सारे शासकों ने ही शासन चलाया। तो इसलिए अशोक थोड़ा अद्भुत और विशेष शासक था। ये अच्छा लिखा है, पॉइंट अच्छा है। अब उदार व्यक्ति, उदार में है ना, उदार व्यक्तित्व में आपने लिखा है वेरी गुड, धमको उदार, अशोक के साथ जो व्यक्ति दूसरे, ये भी ठीक है, पॉइंट आपके सारे ठीक है। ठीक है ना, ये भी पॉइंट ठीक है, ये भी पॉइंट ठीक है। तो उदार में देखो, उदार में अशोक की उदार है, एक तो अहिंसा की नीति, अहिंसा, ठीक है ना, इसमें भी धर्म को लिख सकते हो, धर्म की नीति, बौद्ध धर्म को अपनाया। जो आपने पॉइंट लिखे हो उनको हेडिंग दे करके आप उसको लिख सकते हो, बौद्ध धर्म को अपनाया और उसने अहिंसा की नीति अपनाई, धर्म की नीति। इसके अलावा और पशु जीवों की सुरक्षा, ठीक है ना, यानी कि बलि रोक, उसने बलि रोकी, जो सलाह लेखा में जो जानकारी दी गई उसके आधार से। ठीक है ना, इसके अलावा ये, तो ये चीज आपको इसके अशोक के इसके बारे में दिखानी है कि किस तरीके से अशोक ने काम किया। ठीक है, बाघ में ये ठीक है, अच्छा।
इसकी बेसिस पर कोशिश करो कि इस वाले पार्ट को थोड़ा सा, इस वाले पार्ट को भी आप थोड़ा सा हेडिंग, ये है भी, इसे भी हेडिंग देकर लिखो, अच्छा होगा आपका आंसर। ठीक है, और मार्किंग जस्ट एक सिंबल है, बेसिकली मार्किंग डिपेंड करती है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ। सिंधु घाटी सभ्यता, अच्छा वो अशोक वाला एथिक्स का क्वेश्चन नहीं, जीएस फर्स्ट का क्वेश्चन था, तो अपने जो कल्चर वाले पार्ट से था। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी नियोजन संस्कृति किस हद तक वर्तमान शहरीकरण के लिए इनपुट रहा, बिल्कुल सही बात है भाई। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो संस्कृति है, अब संस्कृति मतलब उनकी मातृ देवी की संस्कृति, प्रकृति पूजा की संस्कृति, है ना, शहरी नियोजन, शहरी जल निकासी प्रणाली, व्यापार सिस्टम और ग्रिड पद्धति, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है ना, और ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के जो हमारे शहरीकरण की समस्या, आज हमारे शहरीकरण की समस्या क्या है, शहरीकरण में गरीबी है, पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, महिलाओं के साथ हिंसाएं हो रही है, ठीक है ना, इसके अलावा बाढ़ आ रही है, इसके अलावा मतलब गंदी वस्तुएं ज्यादा है, जो गंदगी कच्ची वस्तु है उनकी समस्या, वो पॉइंट आपको दिखाने हैं। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है तो जो पहले की कोई सभ्यता है उसके महत्वपूर्ण कारण आज की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, वो चीज आपको लिखनी है। तो विश्व की अब तक ज्ञात सभी प्राचीन, ये आपने हड़प्पा के बारे में बता दिया, ठीक है। हम्म। अब सिंधु घाटी सभ्यता की वो बता रहे हैं, देखो व्यवस्थित निर्माण यानी घरों का निर्माण, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। वर्तमान इनपुट, अब इसमें देखो, इसमें आप दो चीज लिखो, स्वच्छ भारत के लिए, ठीक है, अच्छी बात है, यानी कि स्मार्ट सिटी के लिए, है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, ठीक है ना, सूजन, ये बिल्कुल अच्छी बात है। अब देखो, अगर आपको जल निकासी का पूछा है तो एग्जाम्पल दीजिए, चेन्नई बाढ़ का, ठीक है, बम्बई में बाढ़ पानी भरना, दिल्ली बाढ़, इनकी बाढ़ क्या है, क्योंकि बाढ़ की जो समस्या है वो जल निकासी अच्छी नहीं है। यदि हम मोहनजोदड़ो वाले जल निकासी सिस्टम को यदि अपना ले तो डेफिनेटली कि इन समस्याओं से हमें मुक्ति मिल सकती है, ठीक है ना। सुविकसित व्यापार, ये अच्छा है, वैश्वीकरण का, तो वर्तमान का भी कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं ना, पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार, अफ्रीका के साथ, ठीक है ना, वो, या भारत के जो भी आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट है उसके लिए। और इसके अलावा आपकी आती है इसमें मूर्ति कला, मातृ देवी की मरण मूर्ति, देखो इतना बड़ा पॉइंट मत दो, एक ही पॉइंट पे अगर आप पूरे पेज खराब करोगे तो मामला हो जाएगा, तो इसलिए इस पॉइंट को छोटा लिखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोजगार विदेश में व्यापार, ठीक है, ठीक है। अब आपने लिखा अच्छा है, अब संस्कृति वाले में आप कमजोर पड़ गए, जैसे प्रकृति पूजा यानी कि पर्यावरण संरक्षण, तो शहरी प्रदूषण से मुक्ति ला देंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर महिला प्रधान समाज, तो शहरों में महिला हिंसा को रोक सकता है, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको और लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आर्ट एंड कल्चर के आपके अंदर आना चाहिए। बाकी देखो एग्जाम में कोशिश करो ज्यादा पॉइंट लिखो, हर पॉइंट को छोटा कर दो, ये इंपॉर्टेंट होती है। आप एक ही पॉइंट को ज्यादा विस्तार देने से अच्छा है कि छोटे छोटे पॉइंट पे ज्यादा लगे, ठीक है। हम्म।
बाकी ये अच्छा है आपको, ये इस डिस्कस अच्छा है, डिस्कस काफी इंप्रेसिव, अच्छा है ना। ठीक है ना, थोड़ा पॉइंट बढ़ाओ। वर्तमान से जोड़कर लिखो, बाकी चीज ठीक है, इसमें अच्छा लिखा है। मतलब क्वेश्चन की डिमांड पूरी करी आप लोगों ने, विषय वस्तु आपकी ठीक है। ठीक है ना? इसके अलावा एक क्वेश्चन है आपकी, भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति स्पष्ट करते हुए इससे होने वाले लाभ बताइए और क्या कारण है कि हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहे हैं। सौर ऊर्जा का है, इसका मतलब है कि जीएस, अगर मैं बात करूं तो जीएस 3 का क्वेश्चन है आपका। और जीएस 3 में जो सौर ऊर्जा वाला टॉपिक है उससे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वो इकोनॉमी में भी आता है और कई बार एनवायरमेंट में भी आता है। तो भारत में सौर ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए सौर ऊर्जा का अंश सबसे बड़ा है। ठीक है ना, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग को भी ठीक बोल सकता हूँ। अब देखो, अब आपको ध्यान रखना, अब आपने लिखा है, अब आपको ये देखो ये क्या है इसमें, परंपरागत रूप से पार्क लगाया वर्तमान में प्लैटिंग पार्ट, ये ठीक है, ठीक है, ये वर्तमान ठीक है। लेकिन देखो इसमें ये ठीक है, ऊर्जा के लाभ हो गए, ये ठीक है, ऊर्जा के लाभ, ठीक है ना, आसानी से पहुंच, है ना। देखो अब लाभ तो आप कर सकते हो छोटे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत क्या होती है, लाभ बता दिया आपने, लाभ क्वेश्चन ने पूछा है इसलिए ये गुड, आपको पॉइंट होगा, लाभ पूछा है तो लाभ आपने बता दिए। ठीक है ना, तो लाभ आपने बताया। अब इन लाभों को थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिख सकते थे, ये तो है ही है। लाभ लिखते हैं आप ऊर्जा सुरक्षा के लिए, ये पॉइंट टाल देते हैं, ऊर्जा सुरक्षा के लिए। ठीक है, पेरिस समझौते को पूरा करने के लिए, नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्ति। ठीक है ना, ठीक है ना, इसलिए लाभ इसकी है इन चीजों के लिए, ये काम कर सकता है। तो आपने पॉइंट अच्छे लिखे। उसके बाद थोड़ा सा संक्षिप्त में लक्ष्य बताओ, भाई लक्ष्य का, लक्ष्य आप बताओगे तभी तो पता लगेगा कि आपने प्राप्त किए या नहीं किए। तो संक्षिप्त में बताओ एक पैरा में, कि चलो मान लेते हैं कि हमारा 40% अभी तो हमने बढ़ा दिया है, अब हमारा टारगेट है 2030 तक हम 50% रिन्यूएबल एनर्जी से ही एनर्जी प्राप्त करें। तो क्या हमने वो लक्ष्य प्राप्त किया है या नहीं किया उसके बारे में लिखा है। अब क्यों, अब समस्या नहीं क्योंकि महंगी है, बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट ठीक है, ये भी ठीक है ना, भूमि अधिग्रहण की समस्या ये भी ठीक है। और ये पॉइंट पॉइंट आपने सभी ठीक लिखे हैं। सुझाव ये हो गया, ये सुझाव भी ठीक है ना, गुड। डिस्कस भी अच्छा है आपका। हम्म, विषय वस्तु ठीक है इसकी, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है तो फैक्चुअल ज्यादा दिमाग लगा नहीं पड़ा। ठीक है ना, और प्रस्तुतिकरण देखो, प्रस्तुतिकरण ये आपका ठीक है। एक चीज ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा शब्द सीमाओं का हमेशा याद रखना, कि शब्द सीमाओं का ध्यान रखें ताकि आप उसको अच्छे से कर सकें। तो अच्छा है, ये क्वेश्चन आपका ज्यादा इसमें कुछ है नहीं है, बहुत अच्छा लिखा है। बेसिकली ये सरकार के प्रयास आपने बता दिए। ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, अब आता है भारत में जैव विविधता के समक्ष प्रमुख खतरे क्या है, और जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा देश की समूह और वनस्पति जीवों के संरक्षण में किस प्रकार मदद कर सकती है। तो भारत में जैव विविधता दृष्टि से एक समुद्र जैसे तितलियां 10,000 प्रजाति से लेकर मछली 1 लाख प्रजाति पाई जाती है, झाड़ियों की 12,000 प्रजाति पाई जाती है। हाँ ठीक है, ये ठीक है, आपने देखा दिया, है ना। या एक चीज और कर सकते हैं इसमें,
कि भाई विश्व की जो समस्त जैव विविधता है उसका एक निश्चित इतना परसेंटेज भारत में पाया जाता है, तो वो भी लाइन आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब जैव विविधता के समक्ष खतरे, तो जैव विविधता के समक्ष एक खतरा है प्राकृतिक कारण, बिल्कुल सही पॉइंट है, और ये बहुत बढ़िया मैपिंग आपकी। ठीक है। वनाग्नि, ये बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन बिल्कुल करेक्ट है। मानव है ही है। ठीक है ना। जोशीमठ, एक एक एग्जाम्पल दे दोगे तो भी चल जाएगा, ज्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आप एक एग्जाम्पल दोगे तो उससे भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि इतना शब्द और इतना समय हमें एग्जाम में नहीं मिल पाता इसलिए। ठीक है ना। अवैध व्यापार गुड, ये सब अच्छे पॉइंट। ठीक है ना। अच्छे पॉइंट है, इनको कंटिन्यू रखें। अब जैव स्पोर्ट हॉस्पिटल, इनको थोड़ा सा लैंग्वेज करो। देखो, अब इसमें एक चीज आप हमेशा याद रखें थोड़ा सा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बैलेंस बैठाना है, तो ऐसा नहीं कि आप एक ही पार्ट में ज्यादा लिख देंगे। अब आपको खतरे हैं, खतरे में लिखना है, लेकिन खतरे में लिखने के लिए थोड़ा इनको संक्षिप्त कर सकते हो, थोड़ा सा इनको शॉर्ट करो। बाकी आपको इस वाला पार्ट भी आप लिखना है, और मैप आपको यहाँ बनाना है, जो आपने मैप ऊपर बनाया ना उसको यहाँ बनाना, तभी उसकी जरूरत पड़ेगी भाई ये अब आपका हॉटस्पॉट है। ठीक है। अब उसके बाद आपको डायरेक्टली कि भाई इसका इंपॉर्टेंट क्या है, तो बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट आपने सारे इंपॉर्टेंट सही लिखे। क्या गजब, ये बहुत अच्छा लगा है। निष्कर्ष आपका बहुत ही इफेक्टिव है सभी में काफी हद तक। ठीक है ना। और इसमें एक काम आप कर सकते हैं, जो आपने ये लिखा है इनको आप कोशिश करें यहाँ हेडिंग देकर लिख सकते हैं। हम्म? बाकी वैसे वस्तु अच्छी है आपकी। इसके अलावा वैसे वस्तु अच्छी है आपकी, और इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रस्तुतिकरण भी अच्छा है, और निष्कर्ष काफी इफेक्टिव है। निष्कर्ष आप अच्छे, क्योंकि ये चीजें से आप जोड़ के लिख रहे हो, ये अच्छा है। ये सब है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफी इंप्रेसिव आपके दिखते हैं। तो बहुत बढ़िया प्रयास है आपका, काफी अच्छे से कंटेंट को देखते हुए आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं, है ना। थोड़ा प्रेजेंटेशन में एक काम थोड़ा सा करूँ कि इनको थोड़ा सा ज्यादा जरूरत पड़े हेडिंग दीजिए, और ना ऐसी चीजों से ज्यादा थोड़ा संक्षिप्त करिए, एक चीज को इतना ज्यादा मत घुमाए डायरेक्टली बॉस। वो थोड़ा आपकी जो ये इन दोनों के बीच में जो लाइन है ना, इनको थोड़ा डिस्टेंस दिए ताकि बहुत अच्छी से चीज दिख जाए। अब यहाँ लिखने की जरूरत है, इसको डायरेक्टली मैपिंग में दिखा दो बस, है ना। इसको मैपिंग में दिखा दो, जो आपने ऊपर दिखाया है ना। ठीक है, तो इससे आपका ये अच्छा हो जाए। ठीक है ना, काफी इंप्रेसिव हो जाएगी। अब आगे देखते हैं इसमें, तो इस तरीके से थोड़ा यदि हम क्वेश्चनों को करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। और बेसिकली जीएस 3 में थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती। ठीक है। और एक क्वेश्चन है, ये है आपका, बेसिकली ये क्वेश्चन जीएस 4 का है, नकारात्मक दृष्टिकोण, सॉरी सकारात्मक सकारात्मक दृष्टिकोण किसी सिविल सेवक का एक अनिवार्य गुण होता है, क्योंकि उन्हें अक्सर अत्यधिक तनाव और महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। बेसिकली इन्होंने इंपॉर्टेंट बताया कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका सिविल सर्वेंट के लिए क्या रोल है। हालांकि पॉजिटिव एटीट्यूड है वो व्यक्ति के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति होगा, वो समस्या की जगह समाधान ढूंढेगा, वो हमेशा आशावादी रहेगा, वो डिसीजन बहुत अच्छे से लेगा, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी होगी, वो दूसरे को मोटिवेट करेगा, वो हर चीज में इनोवेटिव करेगा। तो जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा वो आदमी हमेशा खुश रहेगा। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि पॉजिटिव एटीट्यूड सिविल सर्वेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और किसी व्यक्ति में इसका क्या है। दो चीजें, किसी व्यक्ति में सकारात्मक दृष्टिकोण में किसका योगदान होता है। ठीक है। तो अब देखते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण से ऐसे ऐसे मानसिक भावनात्मक
समन्वय सहयोग किसी व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। ये दो प्रकार होता है। देखो, ये आपने एटीट्यूड बता दिया, ठीक है, ये बता दिया, ठीक है, ठीक है। सकारात्मक दृष्टिकोण ये हो गया, ठीक है। अब व्यक्ति के सकारात्मक दृष्टिकोण, परिवार, किसी व्यक्ति के सकारात्मक दृष्टिकोण में किस योगदान होता है। क्वेश्चन क्या कहता है, सकारात्मक दृष्टिकोण सिविल सेवक का एक अनिवार्य गुण है क्योंकि इसमें अत्यधिक तनावपूर्ण परिस्थितियों में निर्णय की आवश्यकता पड़ती है। तो एक क्वेश्चन का पार्ट तो ये था, पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना है कि ये कैसे सिविल सर्वेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर दूसरा बताना था कि व्यक्ति के सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है उसका क्या रोल है, उसको कैसे बना सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं, परिवार के माध्यम से, समाज के माध्यम से, स्कूलिंग के माध्यम से, लीडरशिप, उसको अच्छा मोटिवेट करके, ठीक है ना। तो आप देखते हैं उन्होंने क्या किया। अब सिविल सर्वेंट के लिए, अब यहां थोड़ा सा ये बताओ कि सिविल सेवकों के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड का महत्व बताओ एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल आपके पास बहुत होंगे, कुछ एग्जाम्पल हम भी शेयर कर देंगे आपको थोड़े दिनों में, ठीक है। एथिक्स की कुछ चीजें हम आपको और शेयर कर देंगे तो आपको और हेल्पफुल रहेगी आंसर राइटिंग के लिए। लेकिन जैसे मैं बेसिकली बता दूं, जैसे एक नेतृत्व के रूप में, डिसीजन, निर्णय निर्माण की, ठीक है, मानसिक संतुलन के लिए, ठीक है ना, नवाचार के लिए, समाधान के लिए, और इनमें एक एक एग्जांपल आपको डालना है, उस तरीके से आप बता सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा आपसे एक पार्ट पूछा है, ज्यादा पार्ट ये पूछा है कि कैसे व्यक्ति किस तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं। तो ठीक है, इनका ये वाला लिखा है इन्होंने। भाई ये क्या हो गया, महात्मा गांधी का, ठीक है ना। और जब आपके पास शब्दों का कमी है तो आप डायरेक्टली लिखें। परिवार, यानी कि परिवार समाज में व्यक्ति में और सकारात्मक मूल्यों का समावेश करता है, जैसे, और डायरेक्टली एग्जांपल दे देते गांधी जी के पास, इतनी कहानी देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली ले सकते तो गांधी जी का बढ़िया एग्जांपल दिया। विद्यालय करता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मित्र समूह करते हैं, सही बात है, ये अच्छा है। सोशल मीडिया करता है, लेकिन ये थोड़ा संचित करो, इसको इतना बड़ा मत लिखो डायरेक्टली, है ना। ये सोशल मीडिया विभिन्न विचारधाराओं के माध्यम से व्यक्ति का एटीट्यूड बदलता है, एक एग्जांपल देते हैं। इतना बड़ा लिखने की इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बात सही है, ये आपने बिल्कुल बेसिकली सही लिखा है ना। लेकिन अब आप, ये बात ठीक है, यहाँ जो ये पॉइंट आप लिखे हो सिविल सेवकों के लिए महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा मैंने बताया वहां जगह पे लिखते तो बढ़िया रहता। और यहाँ आप निष्कर्ष में वर्तमान नौकरशाही की समस्याओं को बताते हुए लिख सकते हैं कि उसमें ये बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। इसकी क्या प्रासंगिकता है उसके साथ, ठीक है ना। तो बेसिकली ये ठीक लिखा है इसे, देखो। अब इसमें थोड़ा सा व्याख्या सीमित करो थोड़ा सा। सब टॉपिक की जो आपकी व्याख्या है सीमित करो, और व्यवस्थित लिखो थोड़ा सा, जैसे उसने पूछा है। बाकी तो ठीक ही लिखा है। प्रस्तुतिकरण व्यवस्थित करो। व्यवस्थित का मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन में सीक्वेंस रहती है उसी तरीके से आंसर में भी सीक्वेंस रहनी चाहिए, ठीक है। बाकी अच्छा है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं है, बहुत अच्छा लिखा है।
ये केस स्टडी थी बेसिकली। इसमें जो एक केस स्टडी, और केस स्टडी को हम वैसे भी आपको अलग से इसको सॉल्व करवाएंगे। और केस स्टडी में पूछा गया है कि एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है और वहां पर आपको मुख्य आप जिला कलेक्टर हैं और जिला कलेक्टर के रूप में आपको बहुत सारे काम करने हैं और समस्या से निकलना है, तो उसके बारे में केस स्टडी थी। तो ये केस स्टडी आप लिख दें। अब सबसे पहले जब भी आप केस स्टडी स्टार्ट करो, थोड़ा सा इंट्रो दो केस स्टडी। ठीक है, आगे हिस्सेदारक, ठीक है। चुनौती, ये हो गया, ठीक है। नैतिक मुद्दे, समाज में वंचित वर्गों का अत्यधिक शोषण, सही है, यानी कि अत्यधिक शोषण है। तो अब लिख सकते हैं यहाँ कि सामाजिक, बहुत अच्छी कीवर्ड यूज कर सकते हो, न्याय की समस्या। ठीक है, स्थानीय राजनेता निजी इस्तेमाल कर उनके व्यापक लाभार्थियों तक पहुंचाना, तो यहाँ लिख सकते हो भ्रष्टाचार। थोड़ा छोटा करने, कहानी की तरह नहीं लिखना है। ठीक है, नैतिक मुद्दा मतलब एथिकल इशू आ रहा है, अब नैतिकता, अब भ्रष्टाचार एथिकल इशू है क्योंकि वहां पर सत्तानिष्ठता, गुड गुड गवर्नेंस, वो चीजों की कमी। ठीक है, तो छवि यथास्थिति बनाए रखने हेतु मुझे व्यापार व्यवसाय और निजी तौर पर हानि हो सकती है, यानी कि इसके लिए लिखो सार्वजनिक हित बनाम व्यक्तिगत सुरक्षा। ठीक है, किसानों को सहयोग नहीं होगा तो भ्रष्ट राजनेताओं के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो सकेगी और किसानों का परिवार जब, अब देखो किसान सुरक्षा, है ना। ठीक, ये आपके नैतिक मुद्दे। नैतिक मुद्दों को हमेशा एक कोशिश करो कि थोड़ा सा उनमें एक कीवर्ड जरूर लिखो, उसके बाद चाहो तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नैतिक मुद्दा ऐसा नहीं कोई 3 लाइन में आप नैतिक मुद्दा बता रहे हो, आप पहले कीवर्ड में बताओ, चाहे उसका एक्सप्लेन 3 लाइन में कर सकते हो, लेकिन एक कीवर्ड जरूर बताओ कि नैतिक इशू क्या है, क्योंकि एक कीवर्ड के रूप में ही होता है नैतिक। अब इस संबंध में आपकी कार्रवाई, कार्रवाई जब भी ऐसी समस्या संबंधित हो, सूखाग्रस्त क्षेत्र संबंधित ऐसी हो, तो इसकी कार्रवाई में हमेशा आपको कार्रवाई 2 तरीके से करनी चाहिए। एक त्वरित कार्रवाई, उस समय आपकी क्या एक्शन होगी, और एक दीर्घकालीन। ठीक है, दोनों को करो। ठीक है, बात सिस्टम, सर्वप्रथम में राहत पैकेज लाभार्थी डाटा एकत्र ग्राउंड लेवल पर एक सर्वे। हाँ ये ठीक है। अब इसमें लिखो डायरेक्टली, इतनी इतने को एग्जाम ना रहे, वो पूरा अंदर नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली लिखो कि वास्तविक लाभार्थियों की पहचान, ऐसे। और फिर उसके अंदर चाहे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट एक शब्द, है ना, जिम्मेदार पर कार्रवाई, ऐसे। ठीक है ना, ठीक है, ये बाकी आपने ठीक लिखा है, लेकिन उस तरीके से लिखो, है ना, निष्पक्ष जांच करूंगा। ठीक है ना, ईमानदार अधिकारी के साथ प्रति सामाजिक कर्ता और किसान के नेता, है ना, स्थानीय सहयोग, है ना, निष्पक्ष जांच, ऐसे, स्थानीय सहयोग, ये ठीक हुआ है। ठीक है, और उच्च अधिकारियों को सूचित। ठीक है ना, ये ऐसे आप थोड़ा सा कीवर्ड लिखो, ये सही लिखा है आपने, बाकी आपने ये नहीं। ठीक है, अब इसमें दीर्घकालीन रणनीति भी आप लिखनी चाहिए। दीर्घकालीन रणनीति मतलब आधार कार्ड के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान,
ठीक है ना। क्षेत्र में बार बार सूखा पड़ता है तो जल प्रबंधन प्रणाली, है ना। कृषि की वैकल्पिक व्यवस्था, तो वो दीर्घकालीन, आप क्या डी है, आप उस क्षेत्र में कृषि डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हो, तो उस रणनीति के आधार पर आपको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, ताकि भविष्य में जब भी कोई समस्या आपको दी गई है उसका त्वरित समाधान तो आपको करना ही, लेकिन वो समस्या दोबारा उत्पन्न ना हो, इसलिए दीर्घकालीन डिसीजन के आपको लेने होते हैं, वो भी आपको यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, बाकी बढ़िया लिखा है आपने। ठीक है, सरकार की योजनाओं को बता सकते हो एक दो, भाई सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्रों में क्या क्या योजनाएं कर रही है, ताकि भविष्य में इस प्रकार घटित ना हो। तो वो चीज आप थोड़ा सा लिख सकते हो, इसमें दी नहीं है लेकिन आप लिख सकते हो भविष्य की रणनीति, है ना। और निष्कर्ष जरूर लिखें, इसको कंक्लूड जरूर करो। ठीक है, अच्छा नंबर आ सकते हैं, अच्छा लिखा है इसे। ठीक है, ये किसी की कॉपी है, इसमें लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखो, ये सिंधु वही शहरी योजना में किस प्रकार मदद कर सकते हैं, सभ्यता के बारे में आपने बताया। ठीक है, इतना पहला चाहे तो आप मैप बता सकते हो। ठीक है, अगर ये चीज बताना चाहते हो तो मैप भी दिखा सकते हो, भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है ना, और दो चार शहर बता देना। ठीक है ना, दो चार शहरों के नाम भी लिख सकते हो। ठीक है ना, अब ये ज्यादा जरूरत नहीं, जब आपने शुरू में इंट्रो दे दिया तो इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता की शहरी योजना में संस्कृति, शहरी नियोजन अच्छी प्रणाली थी, उसके ये प्रणाली से सदस्यों का था ना, ईंट के घर बने थे, शहरी में छह प्रकार के ताकि वो ईंट के घर बने थे, मोहनजोदड़ो में जल निकास प्रणाली प्रभाव थी। ठीक है, संस्कृति थी। अब वर्तमान सभ्यता में आधुनिक चंडीगढ़ बिल्कुल अच्छा है। देखो, अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमेशा आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आप पहले उन विशेषताओं को बता दीजिए, उन जो शहरी हड़प्पा के शहरी नियोजन में थे। ठीक है ना, और उनके कल्चर को बता दीजिए जो हड़प्पा के शहरी नियोजन में थे, और फिर वर्तमान शहरों के साथ उसको जोड़। सेकंड, दूसरा तरीका यह है कि आप वर्तमान शहरों की जो समस्या है उनको बताओ, और उनकी समस्या के समाधान के रूप में हड़प्पा की शहरी विशेषताओं को बताओ। दो तरीके से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अच्छा है। हम्म, चंडीगढ़ का एग्जाम्पल दे दिया। देखो, अब इसमें जो अगर बात करें हम भंडारण क्षमता, अब्बा प्रणाली, ठीक है, अब ये चीजें आपकी ज्यादा स्पष्ट नहीं हो रही है। देखो, ये ध्यान रखना। आप वर्तमान शहरी समस्याओं के समाधान में हड़प्पा नगर नियोजन का की प्रासंगिकता उठाओ बस। ठीक है ना, और उसको हमने वीडियो के स्टार्टिंग में उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया, एक कॉपी और आई थी, वहां से आप चीजें काफी देख सकते हो। ठीक है, संस्कृति एवं धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता पशुपति से ये थे। अब भाई ये ठीक है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता वर्तमान शहरीकरण से जोड़ो उसको। ठीक है ना, डायरेक्ट इतना अलग अलग मतलब, आपका क्वेश्चन में आपके पास नॉलेज है, कंटेंट है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इस कंटेंट को प्रेजेंट नहीं कर पाए, सबसे बड़ी बात है, इसको छोटा करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने शुरू में एक्सप्लेन कर दिया है, आप वहां वीडियो देख सकते हो। देखो, इसमें सबसे बड़ी बात है, आपके पास कंटेंट है,
है, परंतु इसको प्रेषण की मांग के अनुसार प्रस्तुत करो। सिंपल सही है, इंट्रोडक्शन में हड़प्पा के बारे में। इसके बाद मेन बॉडी के पहले पार्ट में हड़प्पा की शहरी विशेषताएं और वर्तमान शहरीकरण की समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण। दूसरी उनकी शहरी संस्कृति और वर्तमान शहरी संस्कृति की समस्याओं को दूर करने में उनका रहा बस। जैसे वर्तमान शहरी संस्कृति में है कि महिलाओं के साथ लैंगिक शोषण हो रहा है, जबकि महिला की समानता पर पूरा ध्यान दिया, मात्र सत्तात्मक परिवार का हड़प्पा, तो वो उसकी प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है। उस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ज्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए थोड़ा आपको मेहनत अलग करनी पड़ेगी। आपके पास कंटेंट है, प्रस्तुतिकरण में इंप्रूवमेंट करो और उसको अच्छे से बनाओ। ठीक है। अगला है, भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की कई समस्याओं का किसी ने लिखा है, स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्या। तो ये लिखा है, भारत में स्वास्थ्य प्रणाली बहुआयामी है, जहां सरकारी निजी दोनों सुविधाएं देश में 1.3 मिलियन अधिक आबादी चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। ठीक है। और यहाँ डायरेक्टली डेटा लिख सकते हो आप, यहाँ डेटा का यूज कर सकते हो। ठीक है। चुनौतियां कम बजट, ये बिल्कुल सही बात है। चिकित्सा संसाधन का भी ठीक है, अप्रयास भी ठीक है, प्राथमिक उपचार की ठीक है। ठीक है ना, संसाधन का भी ठीक है। और यार यहाँ भी थोड़ा सा तथ्यों का प्रयोग करो, एग्जाम्पल्स भी यूज करो। ठीक है, बाकी ये अच्छा है। हम्म, थोड़ा सरकारी प्रयास बताओ। और निष्कर्ष, निष्कर्ष के बिना एंड मत किया करो। निष्कर्ष जरूर लिखो, चाहे एक लाइन का लिख दो, एंड करो क्वेश्चन को। अब ये तो अभी क्वेश्चन का पार्ट ही चल रहा है। ठीक है ना, तो अच्छा है वैसे, बट इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मैं 10 का ही क्वेश्चन मान के नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। भारत में किन तरीकों से लिंग आधारित हिंसा के मुद्दों का समाधान होने के लिए, ठीक है, लिंग आधारित हिंसा, देखो डायरेक्ट, देखो कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में। इसमें सीधा यहाँ आप एनसीआरबी के डेटा से शुरू कर सकते हैं, बस सीधा। और एनसीआरबी ने कहा है कि 2011 से लेकर के 2020 में 20 तक, पिछले एक दशक में महिलाओं के विरुद्ध 87% लैंगिक हिंसा बढ़ी। आप सोच सकते हो 87%, लगभग लगभग दोगुनी तक। वो डेटा आप लिख सकते हो, और इनकी समस्या, इनका आप फिर समाधान आपको बताना है, वो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है, तो डेटा लिखो। डायरेक्ट इतनी कहानी से आप बच जाओ। ठीक है। इसके बाद आपका टारगेट है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके बाद आप क्वेश्चन है लिंग आधारित हिंसा समाधान के साथ महिलाओं की सुरक्षा बढ़ा मिल सकती है। अब आपको समाधान, मुद्दे बताने, थोड़ा सा संशोधित मुद्दे बता दो। महिला तस्करी, यौन, ये ठीक है, भ्रूण की पहचान, ये हो गया। ठीक है, सामूहिक शिक्षा, वन स्टॉप सेंटर। ठीक है, ये तरीका भी आपका ठीक है कि आपने समस्या के साथ समाधान ही बताया, लेकिन देखो आप समाधान हमेशा, समाधान देखो, महिलाओं का जो मामला है ना, कोई एक क्षेत्र विशेष नहीं जुड़ा, तो समस्याओं का बहुआयामी समाधान बताओ। मैंने 100 इशू के नोट्स को शेयर कर रखा है, आप वहां से भी लिख सकते हो। जैसे सामाजिक, आर्थिक,
राजनीतिक, वैधानिक, तकनीकी, इन सभी उपायों को आपको बताना है। इनके आधार पर इन उपायों को एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज बताओ। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन बहुत इंप्रेसिव हो जाए, ठीक है ना, तब जाके आपके नंबर आएंगे। ऐसे नहीं है कि आप एक एक दो दो लाइन लिखने से नंबर अच्छे नहीं, ठीक है ना। ये आपने अच्छा लिखा है ये, लेकिन इतने से नहीं, बहुत ही छोटा सा समस्या का समाधान है। ये समस्या का समाधान महिलाओं की जो लैंगिक शोषण है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है परिवार। परिवार में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, और राजनीतिक रूप से उनकी भागीदारी होनी चाहिए, न्यायपालिका में उनकी भागीदारी होनी चाहिए, तब महिलाओं को अपने आप हिंसा है। समाज की जो अभिव्यक्ति है, एटीट्यूड है, उसमें चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। हम्म, ठीक है ना। और विस्तार में, ठीक है। इसके बाद अगला है, भारत में कोई लिंग आधारित हिंसा है। भारत में लिंग आधारित हिंसा एक व्यापक गंभीर समस्या है, विभिन्न प्रकार की। कभी भी आप कोई ऐसा क्वेश्चन है आपसे, उसका डेटा जरूर दीजिए, हमेशा। बहुत इंप्रेसिव होगा। आप चाहे तो उसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का दे सकते हो, चाहे तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 दे सकते हो, चाहे तो आप इसमें एनसीआरबी का डेटा, ठीक है ना। तो एनसीआरबी के डाटा से शुरू करें। इतनी कहानी नहीं लिखनी पड़ेगी फिर इसके बाद, ठीक है। ये आपने देखा, इससे स्टार्ट करो, इससे, ठीक है। ये अच्छा है आपका, ठीक है ना। और ये हटाओ। तो इतना टाइम वेस्ट बेकाम के शब्द लिखने ही नहीं है वहाँ, बेकाम के जो शब्द है वो लिखने नहीं, बेकाम के शब्दों के लिए वहां टाइम नहीं होता, ठीक है। हालांकि विशेषज्ञ सुझाव है कि एक महिलाओं के व्यक्तिगत महिलाओं को हिंसा जब ये कारण है, ये आप कारक लिखो, ठीक है ना, ठीक है। ये कारक लिख दिया जागरूकता करूँ, ठीक है। अब देखो, अब सबसे बड़ी बात है, ये इसको विस्तार, ये है क्वेश्चन की बेसिक नॉलेज, इसको विस्तार दो। समाधान पूछे हैं, कारक नहीं पूछे। कारक तो आप चाहो तो संक्षिप्त में लिखो, समाधान को आपको विस्तार रूप देना है, ठीक है। अब ये मुद्दे नहीं बताना है आपको, मुद्दे, अब उनका समाधान बताओ। देखो, देखो सबसे पहले समाधान आपको बताना है। इनको संक्षिप्त करो, इनको तो सरकारी प्रयास है, इनको संक्षिप्त करो भाई, हमने इतने प्रयास कर लिए लेकिन अभी भी समस्या बनी हुई है, तो इनको संक्षिप्त करो, है ना। इसके अलावा आप एक काम ये करो, इसको भी संक्षिप्त करो। कारक भी, क्योंकि क्वेश्चन समझ लो आप, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि कौन से कारक है। क्वेश्चन का लिंग आधारित हिंसा, किन भारत में किन तरीकों से लिंग आधारित हिंसा के मुद्दों पर किन तरीके, वो तरीके बताओ जिनके माध्यम से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। वो तरीका, अब सामाजिक क्षेत्र में क्या तरीका होना चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, तकनीक क्षेत्र में, वो तरीका बताओ। तभी जाकर के महिलाओं की समस्या का समाधान हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो चीजें सामाजिक क्षेत्र में कि महिलाओं को शिक्षा में पूर्ण भागीदारी दिए जाना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार की जो जिम्मेदारी उसको पुनर्परिभाषित होना चाहिए, उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जैसे, ठीक है। तो प्रश्न की मांग को थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन, तब जाके क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और निष्कर्ष, अच्छा है, बस ठीक है। बेन आपका, आपके पास विषय वस्तु अच्छी है आपकी।
है ना, परंतु प्रश्न की मांग पर ध्यान दीजिए बस। अगला क्वेश्चन है, किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत के आलोक में प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्शों का मूल्यांकन कीजिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान प्रस्तावना में आर्थिक और सामाजिक न्याय, समता, प्रतिष्ठा पर दी गई है ना। एक तरह तो देखो, इन शब्दों को हाईलाइट करो थोड़ा सा, ठीक है ना, हाईलाइट करो। हम्म। महत्वपूर्ण कीवर्ड से उनको हाईलाइट करो। ठीक है, ठीक है, ये होगा। करना पड़ा जी। देखो, अब ये सबसे बड़ी बात है, किसान सम्मान निधि है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे बता दिया, इसके बाद एक चीज करो, यहाँ संक्षिप्त में इन दोनों के बारे में बता दो। देखो, संक्षिप्त में दोनों योजनाओं के बारे में बताओ, जो आपने बता दिया। ठीक है, ठीक है, थोड़ा स्पष्ट रखो, क्योंकि इसमें बहुत कंजेस्टेड ज्यादा हो रही है, थोड़ा सा स्पष्ट रखो। अब ये बताना है कि कैसे, अब आपको फोकस करना है कैसे। कैसे ये है प्रस्तावना के उद्देश्यों को पूरा करती है। पहला, सामाजिक न्याय की प्राप्ति, आयुष्मान भारत योजना। ठीक है ना। दूसरा, राष्ट्रीय एकता, इसमें कृषि विकास और नक्सलवाद को सीमित करना हो सकता है। भाई, नक्सलवाद हमको पता है किसी वजह से सीमित हुआ है। अगर कृषि का विकास कर देते, नक्सलवाद जन्म ही नहीं था। कि नक्सलाइट का डेवलपमेंट का मेन आधार एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बना कि नक्सलवाद का नक्सलवाद की समस्या का समाधान। ठीक है, सामाजिक न्याय में, राष्ट्रीय एकता में, इसके अलावा व्यक्ति गरिमा में, जीवन किसानों का, स्वास्थ्य का अधिकार, आर्टिकल 21। ठीक है ना, आजीविका का अधिकार, आर्टिकल 21। इन सभी को पूरा करने में ये दो योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। और फिर निष्कर्ष में आपको थोड़ा सा लिखना चाहिए कि इनको इफेक्टिव बनाया जाए, ताकि लोग इसके उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो थोड़ा व्यवस्थित। कुछ नहीं करना, इंट्रोडक्शन आपने ठीक लिखा है, बहुत बढ़िया। मेन बॉडी के पहले पार्ट में आपको इन दोनों का अर्थ बताना है, और दूसरा, ये कैसे इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। बस सिंपल से था। ये आया भारत में इस समस्या। अब देखो, इन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार भारत में देखो, ये आपकी समस्या दिखाता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, चुनौतियां हैं, तो पहला इंट्रोडक्शन इसने बहुत बढ़िया लिखा है, तो ये अच्छा है। ठीक है, और ये ठीक है। अब समाधान, समस्या, विकास क्षेत्र में समक्ष चुनौतियां, कोशिश करो कि इनको देवनागरी में। ठीक है, ये हो गई। देखो, पॉइंट अच्छे हैं,
परंतु पॉइंट बहुत अच्छे हैं इनके, पॉइंटों में कोई कमी नहीं, इतना इंप्रेसिव पॉइंट लिखे है ना, सारी चीज अच्छी लिखी, एग्जाम्पल साइज लिखा है, बहुत बढ़िया। चुनौतियां, ये हो गया, गुड, है ना, ये काफी इंप्रेसिव आंसर है, ये भी गुड, ठीक है। यहाँ एच डी जी जो ऊपर लिखा है ना, एच डी जी आप 3 को यहाँ लिख सकते हो, तो आपका क्वेश्चन और अच्छा लग जाएगा। बहुत इंप्रेसिव, बढ़िया आंसर लिखा है। हम्म, सब चीज अच्छी है इसमें, विषय वस्तु भी अच्छी है, प्रस्तुतिकरण अच्छा है, कंटेंट अच्छा है ना, तो बहुत बढ़िया है, ऐसा आंसर हमेशा लिखा जाना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा बस एग्जाम में शब्द सीमा का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया प्रयास है, और इसी तरीके से आप लिखें, थोड़ा सा बहुत लोगों ने अच्छा लिखा है, बहुत सारे लोगों का इम्प्रूवमेंट है ना, और काफी अच्छे से लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया, ठीक है। और दूसरे की कॉपियों को देख करके थोड़ा सीखें, जैसे ये कॉपी काफी इंप्रेसिव है, काफी अच्छा है इसने लिखा है, तो आप इसको लिख करके थोड़ा सा देख करके सीखे किस तरीके से करना है, यही तो आंसर आई थिंक का फायदा है, ठीक है ना। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।